मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा पर। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में हिंदी के बहुत सारे विषयों पर चर्चा की थी और उनको समझा था स्पष्ट तौर पर, और उसी तरह आज मैं एक और आपके लिए एक विषय लेकर आई हूँ, समास। तो समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है सम जमा आस, यानी कि पास बिठाना। लेकिन जब हम बात इसकी परिभाषा की करते हैं तो इसका मतलब है दो शब्दों का परस्पर मेल होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि दो शब्द होते हैं और उसके बीच का जो भी पद होगा या जो भी शब्द दिया होगा उनका लोप हो जाएगा। लोप यानी वो हट जाएंगे या गायब हो जाएंगे। जैसे कि परिभाषा के तौर पर चाहें तो मैं अभी बताने जा रही हूँ परिभाषा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जब दो पदों के बीच, यानी कि दो पद दिए होंगे आपको, दो पदों के बीच पर प्रयुक्त कारक या अन्य पदों का लोप हो जाए तो दोनों मिलकर ये दो शब्द एक हो जाएंगे और बीच के शब्द जो है हमारे गायब हो जाते हैं, और ये जो दो तरफ के जो शब्द होते हैं वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाते हैं। इसे समास कहते हैं। समास में क्या होता है, संधि और समास में क्या होता है, संधि में होता है कि वर्णों का मेल होता है संधि में, और समास में क्या होता है, समास में हमारे शब्दों का मेल होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। संधि में हम वर्णों का मेल करते हैं और समास में हम शब्दों का मेल करते हैं। तो जब दो पदों के बीच प्रयुक्त कारक या अन्य पदों को लोप कर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ये रोक कर लिख भी सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास है रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो इसका हमारे पास क्या है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, यानी रेल क्या होती है, हमारी पटरी होती है। ठीक है, तो पटरी, रेल पर, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, यानी कि आप इन सब पदों को हटा दीजिए, इन शब्दों को हटाइए और बस ये हो जाता है रेलगाड़ी। इससे हमारा मिलके क्या बनता है, रेलगाड़ी। यानी कि हमने इस शब्द को और इस शब्दों को जोड़ दिया है और बीच वाले हमने शब्दों को उनका लोप कर दिया है, तो इसलिए बनता है रेलगाड़ी। अब जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे धर्मलीन, धर्मलीन यानी धर्म में लीन। ठीक है, तो इसमें भी बीच के पद का हम लोप कर देते हैं और ये बन जाता है हमारा धर्मलीन। इस तरीके से समास को हम प्रयोग करते हैं और समास को समझते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। हमारे जो हैं समास के 6 प्रकार होते हैं। प्रकार है हमारे पास समास के। कौन कौन सा होता है, एक बार हम देख लेते हैं। पहला हमारा होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है द्विगु समास। द्विगु समास। तीसरा हमारे पास दूसरा हमारे पास द्विगु समास और तीसरा हमारे पास होता है कर्मधारय। चौथा हमारे पास होता है तत्पुरुष समास होता है। चौथे के बाद हमारा होता है द्वंद्व समास, और छठा हमारा होता है बहुव्रीहि। और चौथा हमारा होता है बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास समास के 6 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें कुल बात मिलाकर यदि आ जाए तो ये होती है प्रधानता के आधार पर ही इन पदों को निश्चित किया गया है। पदों के प्रधानता के आधार पर इनका हमने वर्गीकरण भी किया है। जैसे कि एक बार देखते हैं कि अव्ययी भाव समास है, तो इसका अव्ययी भाव समास में क्या होता है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास में जो हमारा पहला पद होता है वो प्रधान होता है, यानी कि पहला पद प्रधान होता है।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। प्रधानता यदि देखा जाए, प्रधानता इधर डाल के मैं लिख देती हूँ। अव्ययी भाव समास में किसकी होती है? पहले पद की प्रधानता। पहला कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद होता है। ठीक है, और फिर हमारा द्विगु समास में हमारा कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें हमारा होता है दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि पद यानी दूसरा शब्द प्रधान होता है। फिर हमारा कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और हमारा तत्पुरुष में भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व में हमारा जो होता है दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, दोनों पदों की प्रधानता होती है। और जो हमारा बहुव्रीहि समास है उसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद क्यों इसमें प्रधान होता है? क्योंकि इसमें जो दो शब्द होते हैं उसमें तो ना पहला पद हमारा प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें हमारा कोई जो अन्य ही कोई अर्थ निकल कर आता है जब बहुव्रीहि में, तो वो अन्य ही कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो ये अंतर है। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि अव्ययी भाव समास में पहला पद आपका प्रधान होता है, द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान वाले हमारे पास 3 समास हैं, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। ये इनमें हमारा जो है दूसरा शब्द यानी दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में हमारे दोनों होते हैं और बहुव्रीहि में कोई तीसरा ही होता है। और अव्यय भाव में हमारा सबसे पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पहले समास के बारे में समझेंगे, अव्ययी भाव समास के बारे में। इसे हम समझ लेते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं, अव्ययी भाव की पहचान हम कैसे करते हैं। अव्ययी भाव की पहचान करने के लिए इसके कुछ मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ, आप लिख सकते हैं इसको। कि पहली बात तो इसका एक पहली पहचान ये है कि पहला पद आपको प्रधान मिलेगा। ठीक है, दूसरी पहचान कैसे करेंगे आप कि इसमें क्या होता है कि पहला पद आपको अव्यय मिलेगा, पहला पद अव्यय, कोई अव्यय मिलेगा। ठीक है, तीसरी इसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि जो पहला पद होगा वो उपसर्ग होगा, उपसर्ग युक्त होगा, उपसर्ग युक्त होगा पहला पद, या आपको पहला पद इसमें पुनरावृत्ति शब्द मिलेगा, पुनरावृत्ति शब्द। तो इसमें है कैसे पहचान करेंगे, अगर आपको अव्ययी भाव समास आता है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। उसमें या तो पहला पद प्रधान होगा, या तो पहला पद अव्यय मिलेगा आपको, या पहला पद उपसर्ग से युक्त मिलेगा आपको। ठीक है, उपसर्ग से क्या मिलेगा? युक्त। पहला पद आपको उपसर्ग ही दिख जाएगा। और चौथा हमारे उसकी पहचान कैसे करेंगे कि पुनरावृत्ति होगी, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एक ही शब्द जो है बार बार प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान करेंगे। अब जैसे कि उदाहरण से हम समझ लेते हैं किस तरह के शब्द आते हैं, किस तरह के शब्द आते हैं इसमें हमारे। जैसे पहला हम ले लेते हैं यथा शक्ति। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। इसका यदि हम अर्थ करके देखें तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यानी कि जो पहला है इसमें जो पहला शब्द पहला पद जो है वो प्रधान है और दूसरा पद हमारा गौण होता है, तो शक्ति के अनुसार, यानी कि पहला पद यदि नहीं आया तो दूसरे की जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए पहला पद इसमें प्रधान है, यानी कि दूसरा शब्द तभी पूर्ण होगा जब पहले की पहला उसमें पद जोड़ा जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ पे पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, अब जैसे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे यथानुसार। यथानुसार, यथानुसार, इसमें भी ऐसा अनुसार का कोई मतलब निकल के नहीं आता जब तक कि आप यथा प्रयोग ना करें, यानी कि जैसा है उसी के अनुसार, यथानुसार आपका हो जाता है। अब जैसे ये सब
क्या है, ये जो प्रथम पद है ये सब क्या है, ये सब या तो अव्यय अव्यय होंगे, या प्रधान होगा, या उपसर्ग होगा। जैसे उपसर्ग आपके आते हैं, हिंदी के उपसर्ग आपके आते हैं कोई भी, जैसे आया, आया, या कोई भी जो पहला पद ही आ जाता है जिसको मिलकर स आया या नी आया, ऐसा कोई आपके पास आ जाए तो वो आपके उपसर्ग होते हैं, या शब्दों की पुनरावृत्ति होता है। ठीक है, तो यथानुसार यानी जैसा है उसी के अनुसार। अब जैसे मान लीजिए आ गया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन हमारा देखिए प्रति क्या हो जाता है हमारा आपके पास, प्रतिदिन, प्रति आपके आ गया उपसर्ग, यानी कि आप समझ जाएंगे ये अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक क्या हो जाएगा आपका, हर एक। आमरण, अब यहाँ पर भी उपसर्ग आया, आमरण क्या हो गया आपका, इसका अर्थ क्या होता है, मरने तक, मरने तक आमरण होता है। आजीवन आ जाए आपका, आ भी आपका उपसर्ग है, आजीवन, तो आजीवन क्या हो गया, जीवन भर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे नीरस आ गया, नीरस, नीरस एक नी जो होता है एक उपसर्ग होता है, और नीरस का क्या अर्थ होता है, नीरस का अर्थ होता है आपका बिना रस के। नीरस होता है, क्या अर्थ होता है नीरस का, बिना रस के। नीरव आ जाए आपके पास, नीरव, नीरव का क्या अर्थ होता है, बिना ध्वनि रहित, यानी कि बिना ध्वनि के, ध्वनि रहित, ध्वनि रहित आपका नीरव होता है। बहुत से इस तरह के जो हैं हमारे पास उदाहरण हैं। अब जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रयोग तो कर लिए हैं उपसर्ग वगैरह, उपसर्ग हमारे आ गए हैं, लेकिन कुछ और भी देख लेते हैं। अब जैसे एक और पहचान दी कि पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, ठीक है, तो एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। एक शब्द और है हमारे पास जो कि हम अक्सर प्रयोग किया करते हैं, उपसर्ग वाला शब्द है सपरिवार। देखते होंगे आपके शादी के कार्डों पे जब आपको बुलाया जाता है कहीं पे, वहाँ पे सपरिवार लिखा जाता है, यानी कि स आपका उपसर्ग आ गया, यानी परिवार सहित। ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग वाले अव्ययभाव समास हो गए। अब जैसे कि अब हम शब्दों की पुनरावृत्ति वाले देखें, तो जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे आगे मान लीजिए चला चली, चला चली, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि यहाँ पर अव्ययभाव समास है। और रातों, रातों रात आ जाए, या हाथों हाथ आ जाए। ठीक है, रातों रात हाथों हाथ या आ जाए आपको मारा मारी। जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही होती है वहाँ पर भी हमारे अव्ययभाव समास होते हैं। या दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन आपका आ जाता है। या आ जाए पल पल, पल पल पल, कानों कान, मुहावरे में भी प्रयोग किए जाते हैं इस तरह के शब्द। और या आ जाए घर घर, घर घर, तो इस तरह की जितने भी शब्द हैं आपके अव्ययभाव समास में ही शामिल होंगे। तो ये सब आपके उदाहरण थे। इस तरह के यदि आपको शब्द दिखते हैं तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि ये अव्ययभाव समास होते हैं। क्या पहचान होती है उसकी, पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है, उपसर्ग से युक्त होता है पहला पद, और पुनरावृत्ति होती है शब्दों की। ठीक है, इस तरह के हमारे शब्द हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। अगले हम कक्षा में जो है द्विगु समास के बारे में और अन्य इसके प्रकार के बारे में अच्छे से और विस्तार से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।